नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग मध्यकालीन भारत का जो घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है, इसको देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत और का प्रशासन और उसके अलावा उसका जो शासन के घटनानुक्रम है, वो हम लोगों ने कर लिया था कंप्लीट। अब दिल्ली सल्तनत का कला और स्थापत्य स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये नोट्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसमें सब कुछ इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ छूटे ना, इसलिए नोट्स करवाना भी ज़रूरी है। तो अगर जिसको स्किप करना है वो कर सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर भी देख सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर मस्जिद में और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, इसके अलावा कुतुब मीनार का, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज शमसी, शमशी ईदगाह, बदायूं की जामा मस्जिद, अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में बनवाया था, ठीक है। ये किसका है? स्टार्टिंग का कुतुबुद्दीन ऐबक का है, और इल्तुतमिश का क्या है? सुल्तानगढ़ी है, हौजे शमशी है, शमशी ईदगाह है, बदायूं की जामा मस्जिद भी इल्तुतमिश ने ही बनाई थी, और अतरकीन का दरवाज़ा नागौर में, ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ये अब जाएंगे ना कुतुब मीनार, तो वहीं पे अलाई दरवाज़ा भी है, और वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, कुतुब मीनार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में जमात खाना मस्जिद, 1000 सितून, हौज अलाई का निर्माण करवाया था, ठीक है। कहाँ पे करवाया था ये? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी ने राजपूताना में उखा मस्जिद का निर्माण कराया था। मुबारक शाह खिलजी इन्होंने क्या करवाया था? इसने करवाया था उखा मस्जिद का निर्माण, ठीक है। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया। स्वयं का मकबरा था, तो बलबन ने बनवाया था, अपना खुद का मकबरा था, और इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा था जो कि बलबन ने बनाया था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। तो सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप कौन से उसमें दिखाई पड़ा है? तो वो है बलबन के मकबरे में, ठीक है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई देता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है, जमात खाना मस्जिद, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से जो 1325 तक रहे हैं, ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की। उसका नाम तुगलकाबाद रखा। तो तुगलकाबाद का स्थापना किसने की है? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की है, ठीक है। मौठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। मौठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण सुल्तान इब्राहिम लोदी ने करवाया था, और सिकंदर लोदी का जो मकबरा था उसका निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम लोदी ने। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ये आता है कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। वो किसने किया था? मेवाड़ के राणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, और निर्माण किसने किया था? जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रियो महेश थे। देखिए, दोनों चीजें अलग हैं। निर्माणकर्ता जो थे वो जैता थे, जबकि प्रशस्तिकार अत्रियो महेश थे, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। तो पहले मतलब जो भारत में पूछ रहा है, तो ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया अलाई दरवाजा का। अलाई दरवाजा का निर्माण
अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और उसके चारों दीवारों में एक में घोड़े की नाल के आकार का मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें चतुष्कोणी केंद्रीय मेहराब या ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो देखिए क्वेश्चन आया भी है, ये 2016 में आया था कि अलाई दरवाजा में है ना। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो शुरू ही किया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसमें कौन नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होंगे, नहीं होगा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह एक गोलाकार और 5 मंजिली इमारत है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण कराया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित किया गया था, तो कौन है, ये बलबन का मकबरा है। बलबन का मकबरा जो था वो प्रथम ऐसा मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। ठीक है, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वहीं अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमाते खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो इस्लामी शैली में पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है, वो जमाते खाना है। और जो मकबरा है वो कौन सा है, तो वो बलबन का मकबरा है। ठीक है, प्रथम वास्तुक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है, तो ये बलबन के मकबरे में है जो दिल्ली के राय पिथौरा किले के समीप है। ठीक है, मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। तो इसमें कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण हो जाएगा शुरू। ठीक है, तो थर्ड आ जाएगा पहला, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी, फिरोज शाह तुगलक, तुगलकाबाद किला, गयासुद्दीन तुगलक। तो हम 1 आ जाएगा सबसे, उसके बाद 3 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद लोधी गार्डन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की थी। इसका नाम तुगलकाबाद रखा। उसे सुरक्षित रखने के लिए एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल में 1451 से 1526 में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। यह इल्तुतमिश के कार्य में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और निर्माण, अच्छा सीकरी पूछ रहा था, सॉरी मैंने फिरोज शाह तुगलक में बोल रही थी, ये अकबर ने किया था। जबकि जो फतेहपुर और ये हिसार, फतेहपुर, इसकी इन नगरों की स्थापना किसने की थी, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, और ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, तो कौन थे, अत्रेय कवि थे। ठीक है, कीर्ति स्तंभ के, और जबकि निर्माणकर्ता कौन थे, जैता थे। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार जो थे वो अत्रेय महेश थे। ठीक है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में, राणा कुंभा के काल में। और कौन सी विजय के उपलक्ष्य में, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। शासनकाल में राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा में महमूद खिलजी पर विजयश्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में करवाया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना भी की थी।
सुमेलित बताना है इसमें। अजमेर कुब्बतुल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, बिल्कुल मालवा जहाज महल और गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो इसमें अजमेर जो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है ये कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और जौनपुर में तो अटाला मस्जिद है ही, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है वास्तुशैली और संबद्ध राजवंश। मेहराव की निचली सतह पर कमल गली की झालर, अष्टभुजी मकबरों का उदय, स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा मेहराव की निचली सतह पर कमल गली की झालर जो है वो खिलजी में थी और झुकी हुई दीवारों के साथ, 1 मिनट, हाँ, मेहराव की निचली सतह पर कमल गली की झालर जो थी वो खिलजी में थी और अष्टभुजी मकबरों का जो उदय था ये तुगलक वंश में हुआ था। स्तंभों में बोधिगोई का जो प्रयोग हुआ था ये विजयनगर में हुआ था और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार ये शर्की वंश का था, ठीक है। क्या था? मेहराव की निचली सतह पर कमल गली की झालर खिलजी में थी और अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक, स्तंभ में बोधिगोई का प्रयोग विजयनगर और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार ये शर्की वंश का था। शर्की वंश कौन सा है? वो जौनपुर वाला, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत एवं साहित्य आता है। तो इसमें क्या था? अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता था, का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो ये सल्तनत काल में अगर साहित्य की बात की जाती है, यहाँ तक कि संगीत की, तो उसमें सबसे फेमस नाम है अमीर खुसरो। सल्तनत काल का सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, जिसने बहुत सारे जो शासक थे उनका कार्यकाल अपनी कार्यकाल में रहा है वो, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा था। कहा है, क्या बोला है अपने आप को? ये से तूतीय हिंद कहा जाए। तो वह 8 वर्ष की आयु में ही कविता रचने लगा था। 8 वर्ष की आयु में क्या बोलते थे इसको? तूतीय हिंद। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसकी पहली मसनवी किरान उस सादिन है। तो क्या है ऐतिहासिक विषय पर? किरान उस सादिन, ठीक है। उसकी अन्य रचनाओं में मिस्ताह उल फुतूह, तारीख दिल्ली, खजाइन उल फुतूह, तारीख अलाई, आशिका, नूह सिपीहर, तुगलकनामा। तो इनमें से वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती है ये आशिका और खजाइन उल फुतूह, जिसे तारीख अलाई कहते हैं, और तुगलकनामा, नूह सिपीहर, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इनका ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछा गया है। खुसरो की तुगलकनामा जो है वो अमीर खुसरो की अंतिम ऐतिहासिक मसनवी है, ठीक है। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। क्या बोलता था? कि मैं भारतीय हूँ। अमीर खुसरो स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। तो उसे बहुत सारी लैंग्वेज भी आती थी। अमीर खुसरो स्वयं कहता है कि बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं। भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता कौन थे? अमीर खुसरो थे। तो कव्वाली का इन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो भारत में कव्वाली नामक संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। नई फारसी काव्य शैली शवक की हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। तो शवक की हिंदी का जो काव्य शैली है या हिंदुस्तानी शैली, तो इसके जन्मदाता कौन है? ये अमीर खुसरो को माना जाता है। उनका कहना था, न लफ्ज़ हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। संगीत यंत्रों तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। किसका? तबला और सितार का प्रचलन। तबला और सितार का प्रचलन, ठीक है, 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया। फारसी क्या बन गई? राजभाषा बन गई दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद, ठीक है।
तबकात नासरी मिनहाज उल सिराज का ग्रंथ है। तो तबकात नासरी किसने लिखी है? ये मिनहाज उल सिराज का है, जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। शम्स-ए सिराज, देखिए शम्स-ए सिराज, अफीक तथा जियाउद्दीन वर्णी ने एक ही नाम से अलग अलग किताब तारीख फिरोज शाही लिखी है। तो तारीख फिरोज शाही किस किस ने लिखी है? शम्स-ए सिराज, अफीफ तथा जियाउद्दीन वर्णी ने, ठीक है। और मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी किस पे है ये तबकात नासरी? ये सुल्तान नसरुद्दीन पर है, ठीक है। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? तो ये जियाउद्दीन वर्णी और शम्स-ए सिराज अफीक ने। ताजुल मासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा है। तो ताजुल मासिर ये किसने लिखी है? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाही के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी है। तो तारीख मुबारक शाही किसने लिखी है? ये याहिया बिन अहमद ने लिखी है। थोड़े से टफ हैं लेकिन याद करना भी जरूरी है क्योंकि आती हैं ये, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। तारीख मुबारक शाही किसके शासनकाल को जानने का वो है जरिया, ये सैयद शासकों के इतिहास को जानने का साधन है, ठीक है। शम्स-ए सिराज, अफीक और जियाउद्दीन वर्णी ने अलग अलग तारीख फिरोज शाही की तथा ख्वाजा अबू मलिक इसामी ने फुतूह उस सलातीन की रचना की है। राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। तो इसने राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ की स्थापना तो करवाई, साथ में क्या था ये संगीत शास्त्र पर इन्होंने संगीत मीमांसा और संगीत राज जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात-ए फिरोज शाही के नाम से लिखा था। तो तारीख फिरोज शाही ये सब तो वर्णीय उनके थे ही। फिरोज शाह तुगलक ने भी अपनी एक संस्मरण लिखा है जिसको क्या बोलते हैं? फुतुहात-ए फिरोज शाही, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कुताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या नाम था? तो किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? तो ये है अलबरूनी है किताबुल हिंद के, ठीक है। किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अलबरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। इसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय समाज, सांस्कृतिक व्यवस्था और विशेष विवरण प्राप्त होता है। और किसके उसमें काल में था ये मोहम्मद महमूद गजनवी के काल में था, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, ठीक है। अबुल हसन नियामुद्दीन खुसरो, जिसे प्राय अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, नाम भी पूरा क्या है इनका? अबुल हसन नियामुद्दीन खुसरो का जन्म कब हुआ था? 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली में हुआ था, ना पाटली ना पटियाला, कहाँ? पटियाली। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो तूतीय हिंद कौन कहलाते थे? अमीर खुसरो कहलाते थे, ठीक है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो इन्होंने भाई खड़ी बोली में, ठीक है, हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज होती है उसको। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिसमें वह सर्वाधिक प्रेम करता था। खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया दोनों ही हैं इसमें, और इसका दोनों में लिखा हुआ है। तो हाँ देखिए, इन दोनों ने 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था, अमीर खुसरो ने भी और निजामुद्दीन औलिया ने भी। तो इसका आंसर दोनों ही होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो थे गयासुद्दीन बलबन के दरबार के से संबद्ध थे, ठीक है। नेक्स्ट है
अमीर खुसरो आरंभ में बलबन के सबसे बड़े पुत्र महमूद की सेवा में रहा। मंगोलों के साथ एक मुकाबले में महमूद मारा गया। मंगोलों ने अमीर खुसरो को बंदी बना लिया, किंतु किसी तरह वह जेल से भागने में सफल रहा और बलबन के राज दरबार से संबद्ध हो गया। अमीर खुसरो, बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतर्गत रहा। मोहम्मद बिन तुगलक तक, ठीक है। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सत्ता संभालने के वर्ष में ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो गई। वह सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो इसके आप वो देखेंगे ना, जो मज़ार है, वो मज़ार क्या है, या जो भी इनके यहाँ बनता है, वो निजामुद्दीन औलिया का जो ये दरगाह है ना, उसी में इनकी कब्र बनाई गई है अमीर खुसरो की। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे तो किसके रहे? ये रहे अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। अमीर खुसरो ये तो मोहम्मद बिन तुगलक के में भी रहे हैं, लेकिन मैं ना अलाउद्दीन खिलजी ही माना जाएगा क्योंकि ज़्यादातर मिड में है शायद, इसलिए। बाकी और तो कोई नाम नहीं है इसमें। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया ना, तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी नाम ले सकते हैं। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अलाउद्दीन खिलजी से। अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे, कवि थे, ठीक है। कविता वो 8 वर्ष की आयु से लिखने लगे थे। खड़ी बोली हिंदी के प्रवर्तकों में से एक अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तृतीय हिंद का उपनाम दिया गया था। नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। हिंदी खड़ी बोली का जन्म अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। उसका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन था? अमीर खुसरो। तुर्की, 3 भाषाओं का था। और अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा और साहित्य के विकास में और उसके कारण 2 देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख ना हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। निम्नलिखित में से एक कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अमीर खुसरो ने क्या किया था? भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था अपनी कविताओं में, ठीक है। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबा के हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता, तो वही सब है। और इनकी जो रचनाएं थी उनका महत्वपूर्ण तथ्य क्या था कि भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था। हिंदू देवी देवताओं मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी माली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप में आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो सेकंड तो सही है, फर्स्ट भी सही है, ठीक है। तो किताब नौरस किसने लिखी थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है। और उसने जो बीजापुर का सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इन्होंने एक किताब नौरस लिखी और साथ में उसने नौरसपुर नामक नगर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तबकात नासरी का लेखक कौन है? तो मिनहाज सिराज हैं तबकात नासरी के लेखक। और ये सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित है ये ग्रंथ। इस ग्रंथ में 23 अध्यायों में है और H.G. रावर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नेक्स्ट है कालानुक्रम में बताना है। फतवाए जहांदारी, किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात नासिर। तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई हैं, किताबुल हिंद अलबरूनी है, तबकात नासरी मिनहाजुल सिरा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले अलबरूनी का आ जाएगा
जिन्होंने किताबुल हिंद लिखी। फिर उसके बाद पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की आ जाएगी। फिर उसके बाद तबकात नासरी जो कि मिनहाजुल सिराज और इसी के मोहम्मद गौरी के टाइम था जो, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा फतवाए जहांदारी। तो फतवाए जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन है? वो जैनुद्दीन वर्णी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई है। किताबुल हिंदी की रचना अलबरूनी की और तबकात नासिर मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया था। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो फारसी को किया था। नेक्स्ट है, अच्छा, भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन के प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा के स्थान प्रदान किया। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो किस चीज के लिए? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए होता था अपभ्रंश का यूज। क्या होते हैं अपभ्रंश? कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। लोक प्रयोग में संस्कृत के जो विभिन्न रूप होते हैं उन्हें कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सूरसैनी और मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। नेक्स्ट है, मिलान करना है जयाउद्दीन वर्णी, तो तारीख फिरोजशाही आ जाएगा। हसन निजामी की आ जाएगी तारीख मुबारक शाही। मिनहाज तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद का हो जाएगा। हसन निजामी ताजुल नासिर आ जाएगा और मिनहाजुल सिराज क्या आ जाएगा? तबकात नासरी। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ए का जयाउद्दीन वर्णी का क्या है? तारीख फिरोजशाही 3 हो जाएगा। फिर हसन निजामी का क्या हो जाएगा? ताजुल नासिर हो जाएगा। और मिनहाजुल सिराज का क्या हो जाएगा? तबकात नासरी। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इसका। और याहिया बिन अहमद का क्या हो जाएगा? तारीख मुबारक शाही। जयाउद्दीन वर्णी ने फारसी में तारीख फिरोजशाही की रचना की थी। इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इलियट और डाउनसन ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। ताजुल नासिर को सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने लिखा था। वह खुरासान स्थित निसापुर का निवासी था। वह ग्रंथ उसने तुर्की भाषा में लिखा था। याहिया बिन अहमद ने सैयद शासक मुबारक शाही के संरक्षण में तारीख मुबारक शाही लिखी, जो सैयद शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी की रचना की थी। नेक्स्ट है ताजुल नासिर, तो ये हसन निजामी आ जाएंगे। खजाइन उल फुतुह तारीख मुबारक शाही, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी आ जाएंगे। और फतवाए जहांदारी, तो खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो की है। और फतवाए जहांदारी किसकी हो जाएगी? जयाउद्दीन वर्णी की। तो क्या हो जाएगा इसमें? देख लीजिए, ताजुल नासिर हसन निजामी है, खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो है, तारीख फिरोजशाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी है और फतवाए जहांदारी क्या होगा? जयाउद्दीन वर्णी होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन है? तो कौन है? जयाउद्दीन वर्णी है। साथ में जो है शम्स सिराज अफी भी हैं, 2 हैं इसके। ठीक है, तारीख फिरोजशाही शम्स सिराज अफी और जयानुद्दीन वर्णी दोनों सल्तनत कालीन इतिहासकारों द्वारा लिखी गई है। तो इसमें दोनों होंगे। नेक्स्ट है तारीख हिंद, तारीख दिल्ली और रहला और तबकात नासरी। तो तबकात नासरी मिनहाज की हो जाएगी और रहला हो जाएगी इब्न बतूता की, और तारीख हिंद हो जाएगी किसकी? अलबरूनी की। और क्या बचा? अमीर खुसरो की क्या हो जाएगी? अमीर खुसरो की तारीख दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, कहाँ गया? क्या हो जाएगी? तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख दिल्ली खुसरो, रहला इब्न बतूता और तबकात नासरी मिनहाज। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों में हकाइक ए हिंदी, तहजीबुल अखलाक, कुंजुल
तिजार और जवामिउल हिकायत। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि किसका क्या है, तो देख लेते हैं इसमें क्या। कृतिकाए हकायक हिंदी, ये किसने लिखा है? ये लिखा है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने, ठीक है। तहजीबुल अखलाक, ये लिखा है इब्न मिश्रा काविया। और कुंजुल तिजार लिखा है बेलक अल कबायली। और जवामुल हिकायात, ये लिखा है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। औफी ने लिखा है जवामिउल हिकायात, ठीक है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था तो अमीर हसन सिज्जी ने किया था। और इसमें है क्या, फवायदुल फवाद में निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का वर्णन है। और किसने लिखा था? अमीर हसन सिज्जी ने, ठीक है। अमीर हसन अल सिज्जी फवाद उल फवाद नामक पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण कहा जाता है? तो सितार को कहा जाता है। सितार और तबला, इन दोनों का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने, ठीक है। संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है सितार को। भारतीय संगीत ने मुस्लिम शासक को संगीत में गहरी रुचि के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप सल्तनत काल में अमीर खुसरो जैसे महान संगीतज्ञ हुए। अमीर खुसरो ने ईरानी तंबूरे एवं भारतीय वीणा को मिलाकर सितार का आविष्कार किया था। ईरानी तंबूरा था और भारतीय वीणा। उसने कुछ भारतीय पर्शियन रागों का सुंदर मिश्रण किया और कुछ नवीन राग शैलियों जैसे इमान, जिल्फ और साजगरी आदि का जन्म दिया। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया तो यह अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। विद्वान और कवि थे और प्रथम लेखक थे जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया था और तबला और सितार का प्रचलन भी किया था इन्होंने। निम्न में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा? राणा कुंभा संगीत साम्राज्ञी, और 2 इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। संगीत शास्त्र और संगीत मीमांसा और संगीत राज, ठीक है। संगीत मीमांसा और संगीत राज 2 ग्रंथों का, बाकी और भी हैं लेकिन मैंने इनके संगीत मीमांसा और संगीत राज हैं, ठीक है। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी कराया था इन्होंने महमूद खिलजी पर, जो मालवा विजय थी उसके उपलक्ष्य में। इसमें भी हम लोगों को मिलान करना है, तो देखते हैं इसमें क्या बताना है। इसमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें पुंडरीक विट्ठल हैं जो इन्होंने रागमाला की रचना की थी, तो ये सही है, बाकी और सब गलत हैं। क्या है? पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज जो है नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने की थी। संगीत राज संगीत मीमांसा की, ठीक है। राग चंद्रिका की रचना किसने की थी? राग चंद्रिका की रचना की थी द्वारिकानाथ भट्ट ने, ठीक है। राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की थी। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की थी। नेक्स्ट है ग्रंथ है रचना बताना है। रागमाला, रस कौमुदी, राग विभोज, चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो इसमें बताना है हमें कौन कौन है, तो देख लेते हैं डायरेक्ट। रागमाला कौन है? रागमाला के तो पुंडरीक विट्ठल है। रस कौमुदी श्रीकंठ है। राग विभोज सोमनाथ है। और चतुर्दंडी प्रकाशिका है वेंकटरमन, ठीक है। चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकटरमन। राग विभोज कौन है? सोमनाथ है। रस कौमुदी है श्रीकंठ। और रागमाला के कौन है? पुंडरीक विट्ठल है। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था, जिसने क्या लिखा था? संस्मरण फुतुहात फिरोजशाही, ठीक है। तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात फिरोजशाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था, ठीक है। तो ये हम लोगों का सल्तनत कालीन का साहित्य और कला हो चुका है कंप्लीट। बाकी जो है शेष नेक्स्ट वाला विजयनगर साम्राज्य, ये उसी टाइम का समकालीन, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।